उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे साथियों कक्षा 10 व्यवहारिक व्याकरण। जी हाँ, कक्षा 10वीं की व्यवहारिक व्याकरण के बारे में जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे अभी कुछ समय पश्चात आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। लेकिन वाक्य शुद्धि पढ़ने से पहले हम लोग वाक्य भी पढ़ेंगे, तभी तो वाक्य शुद्धि कर पाएंगे। भाग 1 ये आपके सर का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो करें शुरुआत। बिल्कुल, वाक्य शुद्धिकरण पढ़ने से पहले वाक्य का अर्थ क्या होता है? सामाजिक। सामाजिक शब्द बना समाज प्लस एक से, समाज प्लस एक से शब्द बनता है सामाजिक। प्राणी होने के कारण मनुष्य समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सदैव, सदैव शब्द बना सदा में एव, यानी संधि हो गई। इसमें कौन सी संधि हो गई है? वृद्धि संधि। संपर्क में रहता है, इसके लिए वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। बिल्कुल, विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अतः मानव के अपने विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद या समूह को वाक्य कहा जाता है। यानी मनुष्य अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए जिसका इस्तेमाल करता है उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। सार्थक अर्थवान शब्दों का ये व्यवस्थित रूप है। वाक्य वह सार्थक शब्द समूह है जिसमें बोलने या लिखने वाले का भाव पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है। जैसे अध्यापिका है, ये तो शब्द होगा, और शीला अध्यापिका है, ये वाक्य हो जाएगा, क्योंकि वाक्य अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। पढ़ रहे हैं, ये शब्द है, और बालक पढ़ रहे हैं, ये वाक्य बन गया, क्योंकि वाक्य अर्थ के स्तर पर साथियों भाषा की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है, और जो भी संपूर्णता को प्रकट करता है उसे वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, राम ने धर्म की स्थापना की, ये वाक्य है। यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है। अतः ये अपने आप में एक सेंटेंस है जिसको हम बोल सकते हैं अपने आप में एक ही वाक्य की भूमिका अदा करेगा। सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है उसे वाक्य कहा जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं भी परिभाषा आपको लिखवाऊं तो बात साफ है। वाक्य क्या होता है? वाक्य का मतलब क्या होता है? अर्थ के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाता है। सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। तो वाक्य किसे कहेंगे? जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, जो संपूर्णता को लिए हुए रहती है, उसे हम लोग वाक्य कहेंगे। वाक्य के महत्वपूर्ण रूप से 2 अंग माने जाते हैं। अंग का मतलब वाक्य के कितने पार्ट होते हैं? 2। एक उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य में क्या आता है? उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य में अगर आप समझना चाहते हैं तो साथियों उद्देश्य में आता है कर्ता। ठीक है, जैसे राम जाता है तो यहाँ राम क्या है? उद्देश्य है। राम किसकी भूमिका अदा करेगा? यहाँ राम उद्देश्य की भूमिका अदा करेगा। समझ गए आप लोग? यहाँ राम उद्देश्य। विधेय में क्या क्या आता, मैं एक ही लाइन में बता देता हूँ। विधेय में आता कर्म प्लस क्रिया। कर्म और क्रिया किस में आएगा? विधेय में। उद्देश्य में कर्ता आता है। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। हेरी बाजार जाता है, मोहन पाठशाला जाता है, सुरेश घर जाता है, झूठ बोलना पाप है। तो यहाँ हेरी, मोहन, सुरेश, झूठ, ये तो क्या हो जाएंगे? ये तो हो जाएंगे आपके उद्देश्य। और ये जितने भी व्हाइट पेन से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? विधेय। समझ में आ गए? यानी वाक्य के 2 अंग होते हैं, बिना इन दोनों अंगों के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। एक उद्देश्य यानी कर्ता होता है, एक विधेय यानी क्या होता है? कर्म या
क्रिया होता है। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई होगी। परीक्षा के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। पिताजी अध्यापक से मिलने आए तो पिताजी, ये क्या हो जाएगा बताइएगा। पिताजी अध्यापक से मिलने आए हैं तो पिताजी यहाँ किसकी भूमिका अदा कर रहे हैं। पिताजी अपने आप में उद्देश्य हैं और ये सारे के सारे क्या है, विधेय हैं। विधेय का मतलब कर्म या क्रिया और उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। ठीक है। उपयुक्त उदाहरणों में उद्देश्य और विधेय इस प्रकार है, ये देख लीजिएगा। मैं बता चुका हूँ ये सारे के सारे तो उद्देश्य हैं। फिर रिपीट करता हूँ, उद्देश्य में क्या था, कर्ता, और ये सारे के सारे क्या है, विधेय। विधेय में क्या क्या आएगा, कर्म प्लस क्रिया। तो कोई भी वाक्य तब तक अधूरा है जब तक उसमें उद्देश्य नहीं है यानी कर्ता नहीं है, जब तक उसमें विधेय यानी कर्म या क्रिया नहीं है। बिना उद्देश्य और बिना विधेय के एक सार्थक वाक्य की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ। वाक्य के कितने भेद माने गए हैं, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य का दो रूपों में वर्गीकरण किया जा सकता है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होंगे, 3, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद माने जाएंगे, 8 प्रकार। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य में निम्नलिखित भेद है। नंबर 1 हो गया सरल या साधारण वाक्य। पहला है सरल या साधारण वाक्य। ये क्या होता है, जिस वाक्य में एक तो उद्देश्य अभी आपको बताया था और एक विधेय अर्थात एक मुख्य क्रिया हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। एक उद्देश्य एक विधेय हो, सरल या साधारण वाक्य। राम पुस्तक पढ़ता है, राम तो क्या हो गया यहाँ, उद्देश्य, राइट, और पुस्तक पढ़ता है, ये क्या बन गया, विधेय। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य होगा, सरल या साधारण वाक्य। तो जिस वाक्य के निर्माण में एक उद्देश्य और एक विधेय काम करता है तो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। राम श्याम मोहन गा रहे हैं, राम श्याम मोहन, ये तो क्या हो जाएंगे, 3 उद्देश्य हैं। गा रहे हैं, ये किसकी भूमिका अदा करेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके विधेय। ठीक है। मिश्र वाक्य नंबर 2 है मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ठीक है। याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जहां एक पता आपको एक उद्देश्य और एक विधेय होगा तो सरल वाक्य होगा। जहां एक प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या अनेक समापिका क्रियाएं जो उसके करीब लगती है वो क्रियाएं भी होती है। मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है, शेष आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे एक ही लाइन बता देता हूं, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह अपने आप में क्या होगा, तो जो मेहनत करेगा वह क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, जो मेहनत करेगा वह उत्तीर्ण होगा। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है। जो मेहनत करेगा वह उत्तीर्ण होगा। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, वैसे ही पक्षी चहकने लगा, वैसे ही पक्षी चहकने लगा। जैसे सूर्य उदय हुआ वैसे ही पक्षी चहकने लगा। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। एक प्रधान उपवाक्य और उस पर आश्रित और उपवाक्य होगा तो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य, जी हाँ, इसमें एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक प्रधान उपवाक्य सामने होते हैं, समकक्ष होते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रधान उपवाक्य और समानाधिकरण उपवाक्यों को जोड़ने के लिए
और किंतु, परंतु, एवं, तथा, या, अथवा आदि संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। मैं उदाहरण बता देता हूं, एक ही वाक्य को 3 जगह बदल के भी आपको मैं बताऊंगा। राम तब घर जाएगा जब मध्यांतर होगा, जब मध्यांतर होगा, परंतु रमेश पहले ही घर चला जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य होंगे और वो इनसे जुड़े होते हैं योजक से। इनको बोलते हैं योजक या समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। तो आप समझ लीजिएगा वहां संयुक्त वाक्य होगा। राम पुस्तक पढ़ रहा किंतु मोहन खेल रहा, तो ये किंतु क्या है, संयोजक यहां कहलाएगा। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, देखिएगा। सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है, पक्षी चहकते हैं। सूर्य उदय होता है, पक्षी चहकता है या चहकते हैं। कौन सा वाक्य है, सरल। कौन सा वाक्य, सरल या कौन सा हो जाएंगे, साधारण। ठीक है, सरल या साधारण क्यों होंगे, एक उद्देश्य है ये वाला, और ये सारे के सारे क्या, विधेय हैं। विधेय में कर्म और क्रिया आता, इधर कर्ता आता है। इसी वाक्य को हम बदल रहे हैं संयुक्त में। देखिएगा, सूर्य उदय होता है और पक्षी चहकते हैं, और पक्षी चहकते हैं। सूर्य उदय होता है और पक्षी चहकते हैं, ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, जो किससे जुड़ रहा, और से। अगर इसको बदलें अपन लोग मिस्र में, जैसे ही सूर्य उदय हुआ, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही पक्षी चहकने लगे, पक्षी चहकने लगे। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही पक्षी चहकने लगे। इसका मतलब ये मिश्र वाक्य हैं। मैंने एक ही वाक्य को साथियों 3 जगह बदलकर बता दिया है। कैसे बदल दिया है, नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 और नंबर 3। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसा मैंने आपको बतलाया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद माने गए हैं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में, जी हाँ, क्रिया के होने करने का सामान्य कथन हो, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिससे सीधा सीधा अर्थ निकले, इसलिए इसका दूसरा नाम है सकारात्मक वाक्य भी इसको कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। अंग्रेजी में अफर्मेटिव है, हिंदी में सकारात्मक है, और वैसे इसको विधानवाचक भी कह सकते हैं। सूर्य गर्मी देता है, मोहन पढ़ता है, एकदम सीधे सीधे अर्थ निकल रहे हैं। निषेधवाचक का दूसरा नाम क्या होगा, नकारात्मक, या इसको कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सही है। जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन नहीं पढ़ता, राम नहीं जाता। पढ़ना और जाना से पहले किसका प्रयोग हो रहा है, निषेधवाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो निषेधवाचक शब्दों का प्रयोग हमेशा क्रिया से पहले ही होना चाहिए। प्रश्नवाचक वाक्य देखिएगा, जिस वाक्य में प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, तुम क्या कर रहे हो, जी हाँ, क्या कर रहे हो। मोहन क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ ये कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। विस्मय आदि का बोध जिन वाक्यों से होता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहा जाता है। आहा, तुम आ गए, हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भगवान, सच वह मर गया। कुल मिला के जहाँ भी किस किस का प्रयोग होगा, हाय बेचारा मारा गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाय बेचारा मारा गया, हो उसके तो पैरों से रक्त बह रहा था,
रक्त बह रहा था। फिर अपन बात करते हैं, वाह आपने तो कमाल ही कर दिया, वाह आपने तो कमाल ही कर दिया, कमाल ही कर दिया। ये सब के सब किस में आएंगे? विस्मयादि बोधक में, यानी विस्मय आदि का बोध होता है, विस्मयादि बोधक है। आज्ञावाचक में जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा अनुमति का बोध हो, आज्ञावाचक। आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जा सकते हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जाओ, आप जाओ, आप पढ़ो, ये आज्ञा है, ठीक है। इच्छा में क्या होगा? आप पढ़े, ये लो, आप जाए, ये मेरी इच्छा है। देखो, पढ़ो, जाओ, पढ़े, पढ़े। मैं कहता हूं आप सीधे बैठो, आज्ञा, आप सीधे बैठे, ये मेरी इच्छा। बस आज्ञावाचक, आज्ञा का बोध हो रहा है, ये दोनों आज्ञावाचक है, ये आपका इच्छावाचक है, दोनों के दोनों। देखो, आज तो वर्षा हो जाए, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, भगवान आपकी यात्राएं मंगलमय करे, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। बहुत ईजी है। संदेहवाचक में होगा या होगी होगा, वह शायद ही उत्तरण हो, संभवतः वह पढ़ रहा होगा, संभवतः वह पढ़ रहा होगा, शायद वह पढ़ रहा होगा, और लिख देता हूं, हो सकता है, हो सकता है वह पढ़ रहा होगा, हो सकता है वह पढ़ रहा होगा, तो क्या बन जाएगा? संदेहवाचक। संकेतवाचक को अंग्रेजी में बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या होगा? कंडीशनल सेंटेंस। दो वाक्य होंगे इसमें, जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, मैंने बता ही दिया था, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य मिश्रित वाक्य होता है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। कुल मिला के दो वाक्य हैं। अध्यापक आए तो छात्र पढ़े, विज्ञापन आए तो नौकरी लगे, परीक्षा हो तो आराम करे, सब कुछ क्या है? संकेतवाचक। अब आप ये चाहते हो कि एक ही वाक्य को मैं 8 जगह बदलूं, बोलिए। एक वाक्य को 8 जगह बदल देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे यार, मतलब बाद में कहोगे कि गजब मजा आ गया शंकर सर का पढ़ाया हुआ। देखिएगा, राधिका पढ़ती है, राधिका पढ़ती है, कौन सा बनेगा? विधानवाचक। राधिका नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, निषेधवाचक। क्या राधिका पढ़ती है? क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा प्रश्नवाचक। समझ में आ गए? राधिका पढ़ती होगी, ये बन जाएगा संदेहवाचक। फिर आप देखिएगा, राधिका पढ़ो, आज्ञावाचक। राधिका पढ़े, इच्छावाचक। हाय राधिका, हाय राधिका पढ़ती है, हाय राधिका पढ़ती है, क्या हो जाएगा? पढ़ती है, विस्मयवाचक। या हो राधिका पढ़ती है, अरे राधिका पढ़ती है, कुछ भी लगा लीजिएगा। और यदि राधिका पढ़े तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या बन जाएगा? संकेतवाचक। लो भाई, 8 के 8 वाक्य, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कैसे भी याद कर लीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब वाक्य शुद्धि कैसे करें? अलग अलग प्रकार की शुद्धि आती है।
तो लिंग संबंधी कैसे अशुद्धियां होगी? संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष और स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शुद्ध वाक्य निर्माण में लिंग की पहचान आवश्यक है। अगर मान लीजिए स्त्री लिंग की जगह पुल्लिंग का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग का प्रयोग कर देंगे तो भी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। लिंग संबंधी अशुद्धियां, हमारा वस्तुओं का ध्यान रखा जाए, अशुद्ध है, हमारा की जगह क्या आएगा? हमारी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग होती है। यहाँ देखो सारा प्रतिभा विकृत हो गया नहीं, क्या होना चाहिए? हो गई। सारी प्रतिभा विकृत हो गई, यहाँ पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। वह कहती कहती रुक गई, वह कहते कहते रुक गई, कहती कहती नहीं आएगा, कहते कहते आएगा। ये प्रणाली बदलना है, ये प्रणाली बदलनी है। रूमाल सूख गई, रूमाल सूख गया। तुम खारी पानी लाते हो, तुम खारा पानी लाते हो। दही बहुत खट्टी है, तो खट्टी नहीं खट्टा होता है। हाथी झूमती नजर आ रही है, हाथी झूमता नजर आ रहा है। स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, गलत प्रयोग हो रहा तो वाक्य शुद्ध हो गई। उसका अंत बड़ा रहस्यमय हुआ, उसका अंत बड़ा रहस्यमय हुआ, उसका अंत बड़ा रहस्यमय। मथुरा यमुना के तट पर बसा, मथुरा यमुना के तट पर बसी है, क्या जाएगा? इधर हो जाएगा बसा, इधर हो जाएगा बसी है। लिंग के कारण वाक्य शुद्ध हो जाता है। अतः जब वाक्य आप शुद्ध करें तो लिंग की पहचान करना भी बेहद आवश्यक है। वचन संबंधी कुछ अशुद्ध और उनके शुद्ध रूप। वचन संबंधी, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अगर एक वचन की जगह बहुवचन लग जाता है और बहुवचन की जगह एक वचन लग जाता है तो भी वाक्य शुद्ध हो जाता है। कैसे? उसके पास 50 ग्राम सोने हैं, सोने नहीं सोना, सोने पुल्लिंग में नहीं, ये बहुवचन में नहीं आएगा, एक वचन में। अपना हस्ताक्षर कर दो, अपना हस्ताक्षर, अपने, क्योंकि हस्ताक्षर किस में आता? बहुवचन में। दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए, जी हाँ, दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए तो अनेकों नहीं आएगा, बहुवचन भी अनेक होता है। मंदिर में जाने के लिए 50 सीढ़ी है, मंदिर में जाने के लिए 50 सीढ़ियाँ हैं। मेरी बात सुनते उसका आंसू निकल आया, आंसू निकल आए, बिल्कुल उनके आंसू निकल आए। मेरा प्राण निकल रहा है, मेरा नहीं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, क्योंकि प्राण भी किस में आता? बहुवचन में। संस्कृतियों पर देशवासी मर मिटा, देशवासी मर मिटा नहीं, मर मिटे, बहुवचन। बुढ़ापे बुरे होते हैं, बुढ़ापा बुरे नहीं, बुरा होता है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? वचन, एक वचन का प्रयोग कहाँ होता है, बहुवचन का प्रयोग कहाँ होता है। तो जितने भी है, जैसे लोग है, प्राण है, आंसू है, हस्ताक्षर है, दर्शन है, अक्षत है, नियम है, समाचार है, ये सभी शब्द सदैव बहुवचन में आते हैं। तो हस्ताक्षर भी जहाँ आ जाएगा तो हमेशा बहुवचन में आएगा। अपने हस्ताक्षर, अनेक को शब्द अनेक ही होता है, आंसू शब्द एक वचन में आता है, प्राण भी एक वचन में आता है। ये चीज़ें आपको देखनी ही होगी। हाँ, बेरोजगारियाँ दूर होनी चाहिए, बेरोजगारी। अपने सोचों पर काबू पाओ, सोच पर। यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, गाड़ियाँ। आकाश में अनेक चिड़ियाँ उड़ रही है, चिड़ियाँ, बहुवचन। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो, प्रश्नों का नहीं, प्रश्नों के। लोग मक्खियाँ मच्छरों से परेशान है, मक्खी और मच्छर, यहाँ एक ही आएगा, बहुवचन। क्या ये सारी पुस्तक मुझे पढ़नी है? क्या ये सारी पुस्तक नहीं, पुस्तकें मुझे पढ़नी है। ये आपका हो गया कौन सा? पहला लिंग, दूसरा वचन संबंधी अशुद्धियाँ। कारक संबंधी अशुद्धियाँ, अगर सही कारक का प्रयोग नहीं हो तो भी वाक्य शुद्ध हो जाता है। कारकों की संख्या हिंदी में 8 मानी जाती है। कौन कौन से? कर्ता, ये कारक है, ने, कर्म, ये चिन्ह है, करण, से, संप्रदान, के लिए, अपादान, से अलग होने पर, ये साथ साथ होने में आता है। इस से का प्रयोग साथ में, इस से का अलग होने में, संबंध में काके रारेरी, अधिकरण में मैं पर, संबोधन में है हरे बो। कुल मिला के हिंदी में कारकों की संख्या 8 है
और आठ क्या चिन्ह, जिसको हम क्या कह सकते हैं, विभक्ति चिन्ह। क्या कहेंगे, विभक्ति चिन्ह, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, परसर्ग भी आप इसे कह सकते हैं। कारक के शुद्ध प्रयोग कैसे होंगे, आप देखिएगा, राम ने रावण को मारा, कर्ता कारक है इसमें, राम ने अंडरलाइन में। फिर देखिएगा मोहन ने, कर्ता कारक, रमेश ने, इसमें कर्ता है और मोहन को में पुस्तक क्या है, कर्म है। राम कर्ता भी है, पुस्तकों में क्या हो गया, कर्म कारक। उसने दंडे से, जी हाँ, दंडे से, साधन से करण कारक हो जाएगा। सीता के लिए आते असंप्रदान हो जाएगा, से आते अपादान हो जाएगा, और से आते फिर अपादान हो जाएगा। मोहन की का के आते संबंध हो जाएगा, अधिकरण में पर आ जाएगा। अंग्रेजी के हिसाब से एक ही बार में बता देता हूं, देखिएगा इन दोनों में कौन सा कारक है, कर्ता, राइट। कर्ता हमेशा सजीव होता है, ये दोनों सजीव है, किसी न किसी काम को करने वाला कर्ता होता है, दोनों किसी न किसी काम को कर रहे। कर्ता की पहचान, कर्ता हमेशा सजीव होता है। कर्म कारक में देखो आप, ये दोनों कर्म कारक का उदाहरण है, समझ में आ रही है। कर्म कारक में क्या लगेगा, को। करण कारक होता है जहां भी, तो करण का मतलब होता है साधन, और अंग्रेजी के हिसाब से बाय शब्द का प्रयोग होता है। उसने दंडे से, बाय दंडा या बाय या वित आ जाएगा। के लिए जहां भी आएगा वहां कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। जहां भी अंग्रेजी का FROM फ्रॉम आएगा वहां क्या हो जाएगा, अपादान। वह बस से उतरा, फ्रॉम अलग हो गया, तो अंग्रेजी का फ्रॉम आते अपादान। हाथ से गिलास छूट गया, फ्रॉम द हैंड, अंग्रेजी का फ्रॉम लगा लो। संबंध में क्या आएगा, का के की रारेरी, और अधिकरण में अंग्रेजी का क्या आएगा, इन और ऑन लगा लो। वह कुर्सी पर बैठी है, ऑन द चेयर, कुर्सी पर, ऑन द चेयर। बोलो, एक ही मिनट में समझा दिया। कर्ता कारक में कर्ता सदैव सजीव होता है, कर्म कारक में को आता है, करण कारक में वित्त या से आता है या साधन होता है, संप्रदान कारक में के लिए आता है, अपादान कारक में फ्रॉम आएगा बिल्कुल, और अधिकरण कारक में आ जाएगा इन और ऑन, संबंध कारक में काके की रारेरी, अधिकरण में पर पे। ये सब कारक संबंधी क्या है, अशुद्धियां हैं। रमेश कुत्ते को पीटा, तो रमेश, राकेश ने, ये करता है, कुत्ते को पीटा, ये कर्म है। मैंने ये काम नहीं करना, मुझे आएगा। मेरे को पता नहीं, मुझे पता नहीं। हम हमारे घर जा रहे हैं, हम हमारे नहीं, अपने, कारक संबंधी अशुद्धि, अपने। मैं मेरा काम जानता हूं, मैं अपना काम जानता हूं। लड़कों से जाने के लिए कहो, लड़कों से जाने को कहो, के लिए नहीं, को आएगा यहां। मैं, मुझ में विश्वास करते हैं, वे मुझ में नहीं, मुझ पर विश्वास करते हैं। पद कर्म संबंधी अशुद्धियां कैसे हो जाती है, यदि वाक्य शुद्ध नहीं है तो पदों का कर्म सही नहीं है तो वाक्य शुद्ध हो जाता है। जैसे मुझे एक बस का टिकट चाहिए, एक बस का टिकट चाहिए, गलत है ये। मुझे एक बस का नहीं, मुझे बस का एक टिकट चाहिए, मुझे बस का एक टिकट चाहिए। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। लो जी, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये गलत है, बल्कि खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, ये अशुद्ध वाक्य है। ये क्यों अशुद्ध है, क्योंकि इसमें पदों का क्रम सही नहीं है। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, और फिर क्या आनी चाहिए, क्रिया आनी चाहिए। नृत्य करने में बड़ी कुशल है मीरा, सबसे पहले मीरा आनी चाहिए कर्ता, बताए ना। अरे भाई, वाक्य के निर्माण में कर्ता, फिर कर्म आना चाहिए, और अंत में क्या आनी चाहिए, क्रिया, तभी तो जाकर वाक्य बनेगा। इसके अभाव में वाक्य बन ही नहीं सकता। कौन खरीदेगा इतना महंगा कपड़ा, इतना महंगा कपड़ा कौन खरीदेगा, सही है। बहुत कीमत होगी इस पुस्तक की, पहले इस पुस्तक की बहुत कीमत होगी। प्रभा को काटकर टमाटर खिलाओ,
प्रभा को काटोगे क्या? प्रभा को टमाटर काट कर खिलाओ। तो यदि कुल मिला के पदों का क्रम सही नहीं हो, यानी पहले कर्म आ जाए, कर्ता आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये नहीं आए तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध हो जाएगा तो वहाँ पद कर्म संबंधी अशुद्धियाँ मानी जाती है। समझ में आ गए? मैंने बहुत गहराई से, वाक्य आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी वाक्यों को दो भागों में बांट के पढ़ाया। रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, कौन कौन सी शुद्धियाँ करते हैं, इन तमाम पहलुओं को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। दोस्तों, यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार लगातार देखें, बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं चाहता हूं कि 10वीं में आपके सभी के मेरिट आए, और मेरिट आ जाए तो आपको राजस्थान सरकार वेदांता और मिशन ज्ञान का शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।